चिपको आंदोलन 1970 के दशक में एक अद्भुत संघर्ष था, जहां ग्रामीण महिलाएं अपने जंगलों और पेड़ों की रक्षा के लिए खड़ी हुईं। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ, जब लकड़हारे पेड़ों को काटने आए। हमारी माताओं और बहनों ने साहस दिखाते हुए पेड़ों को गले लगाया, यह कहते हुए कि हम इन्हें नहीं जाने देंगे। यह एक अहिंसक प्रतिरोध था, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज उठाई और अपने पर्यावरण की रक्षा की। चिपको का अर्थ है गले लगाना, और यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारी धरती के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। यह आंदोलन न केवल पेड़ों की रक्षा करता था, बल्कि महिलाओं की शक्ति और एकता का भी प्रतीक था। आज हमें इस प्रेरणा को याद रखना चाहिए और अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने कम से कम 750,000 साल पहले आग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया था। निर्माण में लकड़ी के उपयोग का सबसे पुराना प्रमाण लगभग 60,000 साल पहले तंजानिया में कलाम्बो फॉल्स साइट से है। प्रारंभिक संगठित समुदाय भारत, पाकिस्तान, मिस्र और मेसोपोटामिया के शुष्क क्षेत्रों में जलमार्ग के साथ स्थित थे। ये समुदाय आज की तरह ईंधन, निर्माण और टूल हैंडल के लिए नदी के किनारे बिखरे हुए पेड़ों का इस्तेमाल करते थे। हिब्रू बाइबल के लेखकों ने अक्सर लकड़ी के उपयोग का उल्लेख किया। मिस्र के मकबरे बुवाई के लिए भूमि तैयार करने के लिए लकड़ी के हल और अन्य लकड़ी के औजारों के उपयोग को दर्शाते हैं। बड़ी और जहाज बनाने वालों ने 2700 ईसा पूर्व की शुरुआत में लकड़ी की नावें बनाई। थियोफ्रेस्टस, बरो, प्लिनी, काटो और वर्जिल ने बड़े पैमाने पर पेड़ों, उनके वर्गीकरण, विकास और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में लिखा। शिकार के अधिकार सामंती प्रभुओं में निहित थे, जिनके पास भूमि थी और पेड़ों को काटने और लकड़ी निर्यात करने के विशेष अधिकार थे। किसानों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए ईंधन, लकड़ी और कूड़े को इकट्ठा करने और जानवरों की एक निर्धारित संख्या को चरने की अनुमति दी गई थी। 1165 तक कृषि के लिए भूमि निकासी इतनी आगे बढ़ गई थी कि जर्मनी ने आगे वन हटाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि व्यवस्थित वन प्रबंधन की वास्तविक शुरुआत जर्मन राज्यों में 16वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। स्थायी उपज सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वन संपत्ति को लकड़ी की कटाई और पुनर्जनन के लिए वर्गों में विभाजित किया गया था। इस योजना के लिए लकड़ी की मात्रा और अपेक्षित विकास दर के सटीक नक्शे और आकलन की आवश्यकता थी। आधुनिक विकास वानिकी में औपचारिक शिक्षा 1825 के आसपास शुरू हुई, जब निजी वानिकी स्कूल स्थापित किए गए थे। ये पुराने मास्टर स्कूलों जैसे कि कोट्टा मास्टर स्कूल का परिणाम थे, जो थारंट में वानिकी कॉलेज में विकसित हुआ, जर्मनी के प्रमुख वानिकी स्कूलों में से एक। नेशनल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री की स्थापना 1825 में नैन्सी, फ्रांस में हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जर्मन वनवासियों की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि वे अधिकांश महाद्वीपीय यूरोपीय देशों में कार्यरत थे। महान संरक्षण अग्रणी गिफोर्ड पिंचोट सहित प्रारंभिक अमेरिकी वनवासियों ने यूरोपीय केंद्रों में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन जिम्मेदार नियंत्रण के सिद्धांत को लकड़ी के व्यापारियों के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी, जिन्होंने त्वरित लाभ की मांग की। जंगल लाइफ से भरे हुए बहुत बड़े इकोसिस्टम्स होते हैं। ये हमारे प्लैनेट के बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। पेड़, जो प्लांट वर्ल्ड के जायंट्स हैं, इन लैंडस्केप्स में सबसे ज्यादा दिखते हैं। जंगल हमें जरूरी रिसोर्सेज देते हैं। इनमें ऑक्सीजन, टिम्बर और मेडिसिन्स शामिल हैं। ये बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को शेल्टर भी देते हैं। जंगल हमारे प्लैनेट की हेल्थ को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जायंट कार्बन सिंक्स की तरह एक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। ये अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जंगल सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं और वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। सभी लिविंग क्रीचर्स के वेलबींग के लिए इनका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट्स में लाइफ की रिमार्केबल डाइवर्सिटी होती है। इनमें इंट्रिकेट फूड वेब्स और कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं। छोटे से छोटे इंसेक्ट्स से लेकर बड़े से बड़े मैमल्स तक क्रीचर्स की एक वास्ट अरे सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट्स पर डिपेंड करती है। हमारे प्लैनेट और उसके इनहैबिटेंट्स के लिए फॉरेस्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
प्लांट किंगडम बहुत डाइवर्स है और ट्रीज इस किंगडम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। फॉरेस्ट्स के वैरायटी को समझने के लिए हम ट्रीज को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। दो मेजर ग्रुप्स सबसे अलग दिखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये ग्रुप्स मेनली अपने रिप्रोडक्शन मेथड्स में अलग होते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स कोन्स पर एक्सपोज्ड होते हैं। कॉनिफर्स जैसे पाइन्स, फर्स और स्प्रूसेस जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिक एग्जांपल्स हैं। ये ट्रीज अक्सर कोल्डर और ड्रायर रीजन्स में डोमिनेट करते हैं। दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और अपने सीड्स को फ्रूट्स के अंदर इंक्लोज करते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है वेसल सीड। ये ग्रुप लैंड प्लांट्स का सबसे डाइवर्स ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। टावरिंग ओक्स से लेकर डेलिकेट ऑर्किड्स तक एंजियोस्पर्म्स फॉर्म्स की एक इनक्रेडिबल रेंज दिखाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स कोन बेरिंग ट्रीज प्लांट्स के एक एंशिएंट लिनेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी हिस्ट्री लाखों साल पुरानी है। ये ट्रीज कई चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। ये अक्सर कोल्डर क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं जहां लॉन्ग विंटर्स और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स होती हैं। कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म्स का सबसे वेल नोन ग्रुप नीडल लाइक या स्केल लाइक लीव्स रखते हैं। ये लीव्स एक वैक्सी सब्सटेंस से कोटेड होते हैं जो उन्हें ड्राई पीरियड्स में पानी कंसर्व करने में हेल्प करता है। कॉनिफर्स हैवी स्नोफॉल को विथस्टैंड करने की अपनी एबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। इनका कॉनिकल शेप स्नो को आसानी से स्लाइड ऑफ होने देता है, जिससे उनकी ब्रांचेस को डैमेज होने से बचाता है। कॉनिफर्स के एग्जाम्पल्स में पाइन ट्रीज शामिल हैं, जो अपने टॉल स्ट्रेट ट्रंक्स और एवरग्रीन फोलिएज के लिए जाने जाते हैं। फर्स, जिनकी फ्लैट नीडल्स और अपराइट कोन्स होती हैं, अक्सर क्रिसमस ट्रीज के रूप में यूज किए जाते हैं। स्प्रूसेस, जो अपनी स्टिफ शार्प नीडल्स से पहचाने जाते हैं, अपने टिम्बर के लिए वैल्यूड हैं, जिसका यूज पेपर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स ज्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में डोमिनेट करते हैं। इनकी सक्सेस इनकी रिमार्केबल अडेप्टेबिलिटी और एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज में है। फ्लावर्स, जो एंजियोस्पर्म्स की डिफाइनिंग फीचर हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट्स। पॉलिनेशन का प्रोसेस, जो पॉलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है, एंजियोस्पर्म्स को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने देता है। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जिससे एंजियोस्पर्म्स हाईली अडेप्टेबल बनते हैं। पॉलिनेशन के बाद फ्लावर्स फ्रूट्स में डेवलप होते हैं, जो सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। एंजियोस्पर्म्स फॉर्म्स की एक डैजलिंग एरे एग्जिबिट करते हैं, टावरिंग ट्रीज जैसे ओक्स और मेपल्स से लेकर डेलिकेट वाइल्ड फ्लावर्स तक। ओक्स, जो अपनी स्ट्रॉन्ग वुड और एकॉर्न्स के लिए जाने जाते हैं, कई एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मेपल्स, जिनकी डिस्टिंक्टिव लोब्ड लीव्स होती हैं, अपने सिरप और ब्यूटीफुल ऑटम फोलिएज के लिए प्राइज्ड हैं।